नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोगों का जो सफ़र है दोस्तों वह पहुंच चुका है मुग़ल साम्राज्य तक। और मुग़ल साम्राज्य में जो हम लोगों ने कल आखिरी बात की है वह बात हुई है मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। और मैंने आपको कल ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक यानी फाउंडर की, ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। और इसी क्रम में दोस्तों ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर से जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल अभी तक आए हैं उनका मैं एक कलेक्शन आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आप इसे देखें और अपनी तैयारी को आंकें कि कितनी आपकी अच्छे से तैयारी हो चुकी है। अगर आपने मेरा तीनों वीडियो लेक्चर देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। टाइम को बिना बर्बाद किए दोस्तों हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, चौथा ऑप्शन है पानीपत की दूसरी लड़ाई। आपको मैंने बताया था कि पानीपत की पहली लड़ाई एक ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई है जिससे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था। और ये लड़ाई हुई थी दोस्तों किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसी इब्राहिम लोदी को हम लोग जानते हैं लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया के भी नाम से, यानी ये आखिरी सुल्तान माना जाता है दोस्तों। और इसी लड़ाई में बाबर ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और इब्राहिम लोदी की हत्या की थी। और ये लड़ाई कब हुई थी? ये लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। इन सब बातों की हम लोगों ने पहले चर्चा की है। ये आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जा रहा है साथ में दोस्तों। यानी इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 3 सही है। दूसरे सवाल की ओर, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? अभी मैंने इस बात का जिक्र किया। ऑप्शन डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। आगे की सवाल की ओर, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? देखिए एक ही सवाल, अगर आपने एक टॉपिक को समझ रखा है उसी से देखिए कितने सवाल घूम फिर के आपके सामने आ जाते हैं। यानी अगर आपने टॉपिक को ढंग से पढ़ा है तो सवाल किसी भी तरीके से पूछे आपका जवाब हमेशा ही सही होगा। यानी इसका ऑप्शन भी क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी सही है, 1526 ईस्वी में। चौथा सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मैंने आपको दोस्तों बाबर के 3 वीडियो लेक्चर दिए हैं। उन तीनों वीडियो लेक्चर को अगर आपने देखा है ढंग से तो ये सवाल में आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। नहीं देखा है तो आपको उसे देखना मैं रिकमेंड करता हूं। अब मैं बात करता हूं हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध, अभी बात हुई इसकी, 1526 में हुआ। खानवा का युद्ध आपको याद होगा दोस्तों, खानवा का युद्ध भी 1527 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और इसी राणा सांगा का जो ओरिजिनल नेम था, एक्चुअल नेम था, हम लोग जानते हैं संग्राम सिंह के भी नाम से। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? बाबर और अफगानियों के बीच में हुआ था। और नेतृत्व कौन कर रहा था अफगानियों का? महमूद लोदी कर रहा था। इन सब बातों की चर्चा हुई। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन डी की तरफ, चंदेरी का युद्ध। यही ऑप्शन आपको टिक लगाना है दोस्तों। यानी निम्न में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आप बोलेंगे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। अब क्यों नहीं है? चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1528 में। और किसके किसके बीच हुआ था? अगर ये सवाल आता है तो आप बोलेंगे बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और मेदिनी राय कौन हुआ करता था? मालवा का शासक हुआ करता था, मालवा का रूलर हुआ करता था। और इसी युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में जो 1528 में लड़ा गया था दोस्तों, इसी में मेदिनी राय की हत्या हुई थी बाबर द्वारा। इस बात की भी आपको जानकारी दी गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें पूछा जाता है ये कई सवालों में। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझाया था दोस्तों। ये सवाल भी आपको कई बार, जितने भी इतिहास से रिलेटेड पेपर होते हैं, यानी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो जिनमें इतिहास आता हो, वहाँ पे आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलने ही मिलने हैं। तो आपको इन चीज़ों को गौर रखना है दोस्तों, याद करके रखना है। अब इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, आपको याद होगा बाबर ही सर्वप्रथम यूज किया था तोपों का। और जो तोप सजाई गई थी, आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था एक कला के थ्रू सजाई गई थी, एक आर्ट था जो तोप सजाया गया था। मैंने आपको विधिवत इसका पूरा एक डायग्राम बना के भी दिखाया था लेक्चर वीडियो में। तो मैंने बताया था इसी कला का नाम क्या है? उस्मानी कला है। और इसके 2 मेन तोपची हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? मुस्तफ़ा खान और उस्ताद अली। और ये सब कब की बातें हैं दोस्तों? ये सब पानीपत के प्रथम युद्ध की बात है। यानी ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, यानी
ये कहाँ से बिलोंग किया करते थे ये पूछा जा रहा है। यानी मध्यकालीन भारत में जो मुगल साम्राज्य चला है, मुगल साम्राज्य में जो भी शासक बन के रूल किए हैं, जो शासन किए हैं, वह कहाँ से बिलोंग किया करते थे। इस बात की चर्चा हम लोग शुरुआती दौर में किए थे जब मैंने पहला वीडियो लेक्चर दिया था, जब बाबर के हम लोग पिता की बात कर रहे थे दोस्तों और इसके माता की बात कर रहे थे। तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था कि बाबर अपने पिता के तरफ से तैमूर का 5वां वंशज हुआ करता था और अपनी माता पक्ष की तरफ से चंगेज खान का, जिसको हम लोग गंगीज खान भी कहते हैं, 14वां वंशज हुआ करता था। और ये सब कहाँ से बिलोंग किया करते थे दोस्तों, आपको याद आ रहा होगा, तैमूर जो था वह बिलोंग किया करता था तुर्क से। और आपको ये भी याद होगा दोस्तों, जो इसके पिता थे, बाबर के जो पिता थे, उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। और ये कहाँ के रूलर हुआ करते थे, फरगना तुर्की के रूलर हुआ करते थे। यानी बेसिकली इसका जो जवाब हमें देना है वह देना है चगताई तुर्क, यानी ऑप्शन सी। इस चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन कर रखा है वीडियो लेक्चर में, कैसे चीज़ें लिंक हुई आपको वहाँ पे देखने को तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप दोस्तों चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल पे आप नए हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो कोई भी अपलोड किया जाए इस चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँच जाए और आप ऐसे ही अपनी तैयारी को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। अब हम लोग 7वें सवाल की ओर, किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया। आपको याद होगा दोस्तों, हम लोगों ने बात की थी एक नीति की जिसको हम लोग जानते हैं तुलगमा नीति के नाम से, और उसी नीति के तहत प्रथम युद्ध जीता भी गया था पानीपत का, जो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसी पद्धति का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों, दूसरे तरीके से लिख के ओटोमन युद्ध पद्धति, यानी ऑप्शन सी आपका सही है दोस्तों। क्या होती है ये पद्धति, क्या होती है तुलगमा नीति और क्या होती है उस्मानी कला, इन सब बातों का हम लोगों ने चर्चा अच्छे से कर रखा है दोस्तों, आप वीडियो को जरूर देख लेंगे। इनमें से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था। बाबर पराजित किया गया था किसके द्वारा दोस्तों, आपको याद आ रहा होगा, सरे पुल का युद्ध जो हुआ था दोस्तों वह हुआ था 1502 में। और किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और सैबानी खान के बीच। और सैबानी खान कौन हुआ करता था, उज्बेकिस्तान का शासक हुआ करता था, उज्बेकिस्तान का रूलर हुआ करता था। और इसी युद्ध में बाबर को पराजित कौन किया था, शैबानी खान किया था। यानी ऑप्शन बी आपका सही है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार देखने को एग्जामों में मिलता ही रहता है। अब दोस्तों हम लोग आगे के सवाल पे बढ़ते हैं। 9th नंबर जो सवाल है दोस्तों वह है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि बाबर जो जीता था ये अपनी सैन्य कुशलता के ही कारण जीता था, क्योंकि इसके पास तो मात्र 1200 सैनिक बल हुआ करता था और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख का सैनिक बल हुआ करता था। इसने अपनी सैन्य कुशलता, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण इस युद्ध को जीता था, पानीपत के प्रथम युद्ध को जीता था, जिसके कारण मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी बाबर द्वारा। यानी जो ऑप्शन बी इसका सही है, उसकी सैन्य कुशलता के कारण। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था, वही सवाल दोस्तों फिर से दूसरे तरीके से पूछ लिया गया। मैंने अभी आपको बताया कि बाबर की जो जीतने का मेन मुख्यतः कारण ही बना था, वह बना था इसकी सैन्य कुशलता। जो इसके सैनिक हुआ करते थे, जो इसके सेना नायक हुआ करते थे, वह काफ़ी कुशल थे और इसने काफ़ी सही नीतियों का इस्तेमाल किया था और अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया था, इसी कारण से युद्ध जीता था। यहाँ ऑप्शन देखिए आपको 4 मिल रहे हैं और जिसमें से ऑप्शन डी सही है, कुशल सेना नायक। आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11th नंबर सवाल है दोस्तों, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है तभी आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा है तो आप इस सवाल को बड़े आराम से दे पाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा मैंने हर एक चीज़ को एक कहानी और क्रमबद्ध तरीके में कैसे चीज़ों को याद रखना है उस तरीके से इंपॉर्टेंट सवालों का डिस्कशन करते हुए वीडियो लेक्चर को कंप्लीट किया था। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, गलत बात है। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई, इससे पहले ही दिल्ली सल्तनत में ही शुरुआत हो चुकी थी, ये भी गलत है। इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। आपको अभी मैंने बताया कि ये अपने पिता की तरफ से 5वां वंशज हुआ करता था, किसका, तैमूर का। और तैमूर कौन था, समरकंद तुर्की का एक शासक हुआ करता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों। यानी जब बाबर भारत में आया था दोस्तों तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ था, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई थी, स्थापित हुआ था। कैसे हुई थी इन सब चीज़ों का हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। आगे के सवाल की ओर 12th नंबर सवाल है दोस्तों, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था।
इंपॉर्टेंट सवाल है, कई दफ़ा देखने को मिलता है। अगर आप खासकर यूपी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट में किसी भी जॉब में आप जाने की चाह रखते हैं, तो आपको ये सवाल देखने को मिलेगा ही। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मैंने आपको बताया था कि अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहीं पे एक मस्जिद का निर्माण कराया गया और उस मस्जिद का नाम क्या था? बाबरी मस्जिद। और बाबर के सेनापति ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसको हम लोग जानते हैं मीर बाकी के नाम से, और मीर बाकी को ही एक और नाम से जाना जाता था दोस्तों, बाकी ताशकंदी के नाम से। यानी ऑप्शन डी सही है। और ये निर्माण कब से कब के बीच हुआ था? 1527 से 1528 के बीच हुआ था। इन सब बातों का हम लोगों ने जिक्र किया है दोस्तों। आगे की सवाल की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। आपको याद होगा दोस्तों, जब हम लोग बाबर की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या होता है, यानी बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में अंतर क्या होता है, इस बात की चर्चा हुई थी। और मैंने इसी क्रम में बताया था कि बाबर ने अपनी खुद जीवनी लिखी थी, यानी अपनी आत्मकथा लिखी थी, और उसी आत्मकथा को हम लोग जानते हैं बाबरनामा के नाम से। और ये किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। यहाँ तक को आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और इसी जो बाबरनामा थी, जो तुर्क भाषा में बाबर द्वारा लिखी गई थी, इसी को ट्रांसलेट किया गया अकबर के एक नौरत्न द्वारा, जिसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। और किस भाषा में हुआ था? फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में किया गया था। यानी कथन ए तो सही बात कह रहा है। अब कारण क्या है देखते हैं। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। नहीं दोस्तों, ये सही बात नहीं लिखी है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी। तुर्क से ये बिलोंग किया करता था बाबर, इसकी मातृभूमि हुआ करती थी। इस कारण से इसने अपनी जो आत्मकथा लिखी वह लिखती तुर्क भाषा में। मुगल दरबार की जो राजभाषा मानी गई है, वह ये कहा गया है कि मुगल दरबार की राजभाषा हुआ करती है फारसी, पर्शियन लैंग्वेज हुआ करती। यानी हमारे पास ऑप्शन यहाँ क्या मिला? सी। ऑप्शन सी पे हमें टिक लगाना है दोस्तों। ए सही है पर आर गलत है। इंपॉर्टेंट सवाल, इस तरह के सवाल आपको देखने को कई दफ़ा मिलते हैं। अगर आपने ढंग से कॉन्सेप्ट समझा है तभी ऐसे सवाल लग पाते हैं। निम्नलिखित युद्धों में किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा कई बार देखने को मिलता। हो सके आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं जिनमें भी इतिहास देखने को मिले, उनमें ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है दोस्तों, वीडियो को देखते रहें, अंत तक देखें, और भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आ रहे हैं। और इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वह सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। और ये कब हुआ था? 1527 में हुआ था। और इसी में बाबर ने यूज किया था एक टर्म जिहाद का। और क्या होता है जिहाद, इस सब बातों की हम लोगों ने चर्चा पहले की है। आगे की सवाल की दोस्तों। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? राणा सांगा कौन हुआ करता था? यही हुआ करता था दोस्तों संग्राम सिंह। आपको याद आ रहा होगा। और पूछा जा रहा है किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध में लड़ाई की थी? तो ऑप्शन जो इसका सही है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। और यही खानवा का युद्ध ही हुआ करता था दोस्तों, जिसमें बाबर ने सबसे पहली बार जिहाद का टर्म, जिहाद शब्द यूज किया था। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। आगे की सवाल की ओर। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था, देखिए वही सवाल बार बार घूम के आ रहा है। कैसे घूमता है सवाल, कैसे दूसरे लहजे में पूछा जाता है। और आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जवाब हर बार ही दे रहे होंगे दोस्तों। यानी इसका भी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है, राणा सांगा। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। मैंने आपको बताया है, इन सब बातों का जिक्र हो चुका है कि इसके साम्राज्य में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हो चुकी थी। काबुल का क्षेत्र इसी के साम्राज्य में था, पंजाब का भी क्षेत्र इसने अधिकार कर लिया था, आधुनिक उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र अधिकार किया था, लेकिन आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र इसने अधिकार करने में ये असक्षम रह गया था। यानी ऑप्शन सी सही है। यानी काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सब बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित हो चुके थे दोस्तों। इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए, बात हम लोगों ने पहले ही कर रखी है। 18वां सवाल है दोस्तों 18th नंबर क्वेश्चन की तरफ। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। मैंने बताया था कि पादशाह को ही कहा जाता था बादशाह, या आपको कहीं पादशाह लिखा मिलेगा, कई सवालों में कई जगहों पे यही बादशाह लिखा मिलेगा, तो वहाँ दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको याद आ रहा होगा मैंने बताया था कि ये पादशाह की उपाधि कब लिया था, जब ये काबुल में
1507 में अपने आप को ये महसूस करने लगा था कि मैं अब स्टेबल हो चुका हूँ, मैं एक ऐसा राजा बन चुका हूँ, मैं एक ऐसा शासक बन चुका हूँ जिसको अब गिराना नामुमकिन है। तब इसने पादशाह की उपाधि ली थी, पादशाह की टाइटल ली थी, पदवी धारण की थी, खुद ब खुद ये पदवी इसने धारण की थी दोस्तों। इस बात की भी जानकारी दी गई थी। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार देखने को मिलेगा। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? मैंने बताया खानवा का युद्ध हुआ ही था बाबर और राणा सांगा के बीच। कई बार इसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और एक बात आपको यहाँ पे मैं जरूर आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा, इसी युद्ध में जब बाबर ने राणा सांगा को हरा लिया था तो इसने एक और टाइटल ली थी जिसको हम लोग जानते हैं गाजी के नाम से, यानी बाबर ने गाजी की भी उपाधि ली थी। आगे की सवाल की ओर, वह मुगल साम्राज्य जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प सफलता की शिक्षा मिलती है। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, और इसका ऑप्शन आप सबको पता है, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आप सबको पता है इसने बड़ा स्ट्रगल किया था अपने लाइफ में। जितनी भी ये ज़िंदगी जिया आपने, बड़ी कठिन जिया और कभी हार नहीं माना, धैर्य बनाए रखा और संकल्प के साथ आगे बढ़ता गया। और एक समय ऐसा आया कि ये सफल भी हुआ। और आप देखें मुगल साम्राज्य की शुरुआत भी इसी के द्वारा की गई, यानी ये बहुत ही धैर्य और संकल्प वाला व्यक्ति हुआ करता था। और इसी कारण से इसका जो जवाब है दोस्तों ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? अभी मैंने इस सवाल का डिस्कशन किया। तुर्की भाषा में लिखा गया। किसने लिखा था? ये क्या हुआ करती थी? बाबरनामा को एक और नाम से जाना जाता था दोस्तों, तुजुके बाबरी के नाम से। अभी मैंने इस बात का आपको डिस्कशन किया है कि तुजुके बाबरी जो है यानी बाबरनामा है, वह खुद लिखी थी बाबर ने, यानी अपनी आत्मकथा लिखी थी। और किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। याद रखना है दोस्तों, कई बार ये सवाल देखने को मिलता है। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ है? याद होगा आपको दोस्तों, जब हम लोग डिस्कशन किए थे, जब हम लोग बाबर के अंत तक पहुंच चुके थे, तो याद आ रहा होगा आपको दोस्तों, मैंने बताया था कि कुछ हालात ऐसे थे मुगल साम्राज्य के अंदर उस समय कि इसको सर्वप्रथम आराम बाग आगरा में ही दफनाना पड़ा था। लेकिन जो इसकी दिली तमन्ना हुआ करती थी, जो इसकी आखिरी ख्वाहिश हुआ करती थी, उसी के तहत इसे बाद में जब मुगल साम्राज्य में स्थिति सुधरी तो इसकी जो लाश थी, इसकी जो डेड बॉडी थी, उसको निकाला गया। और निकालने के बाद फिर से इसको दफनाया गया था काबुल में। यानी इसकी जो इच्छा थी वह क्या थी कि ये काबुल में दफनाया जाए, यानी ऑप्शन 4 सही। और काबुल कहाँ पड़ता है दोस्तों? अफगानिस्तान में। इतने इंपॉर्टेंट सवाल आपको अभी देखने को मिले दोस्तों। टाइम के साथ और भी सवाल आपको इसी के श्रृंखला में जुड़ते रहेंगे। और मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये सब के सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपको कई बार आगामी आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलते ही रहेंगे। बाबर से इंपॉर्टेंट सवाल हैं। साथ में मेरा वीडियो लेक्चर आप ज़रूर देखें, और भी जो तमाम सवाल आपको देखने को वहाँ से भी मिल सकते हैं। और इसी क्रम में दोस्तों हम लोग बात किए हैं हुमायूं की भी, इसी क्रम में हम लोग बात किए हैं अकबर की भी। उनका भी आपको टाइम के साथ सवाल मिलेगा इसी तरीके से। आप चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें। आपकी तैयारी अगर सही दिशा में चल रही है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। साथ में इस चैनल की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग जुड़ के इसका लाभ उठा सकें दोस्तों। और इसी के साथ हम लोग आगे की जो कहानी है दोस्तों वह सोमवार को जोड़ेंगे। यानी अब हम लोग की जो बात होगी वह होगी मुगल साम्राज्य के चौथे बादशाह की। और चौथा बादशाह कौन बनेगा अकबर की मृत्यु के बाद? जो आपने कल आखिरी वीडियो देखा है उसमें आपको ये बात बताई गई थी कि अकबर की अतिसार के कारण, डिसेंट्री के कारण ही मृत्यु होगी। और उसके बाद कौन बनेगा मुगल बादशाह? इन सब बातों की चर्चा हम लोग दोस्तों परसों वाले वीडियो यानी मंडे वाले वीडियो के दिन किया जाएगा। और इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।